आजकल आप लोग देख रहे हैं कि संविधान हमारा काफी चर्चा में बना हुआ है। और अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की याचिका को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि यह संविधान के मूल ढांचे के अभिन्न अंग है। और सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन 1976 को बनाए रखा है, जिसके तहत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को शामिल किया गया था और कहा गया था कि ये शब्द भारतीय संदर्भ में विशिष्ट महत्व रखते हैं जो इनकी पश्चिमी व्याख्याओं से अलग है। और 42वें संविधान संशोधन को आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये इंदिरा गांधी के समय किया गया था संविधान संशोधन और देश की पहली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ये भी मालूम याद रखना चाहिए। यहाँ सबसे पहले आपको 3 डेटें जरूर याद रखना है। एक 15 अगस्त को आप लोग आजादी का दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली थी। और 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हो चुका था, कुछ प्रावधान आ भी चुके थे। तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था और बहुत सारी संस्थाओं का स्थापना हो चुकी थी और गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके थे। इसीलिए 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर एक क्यों कहानी चर्चा में आई हुई है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने के लिए क्या तर्क प्रस्तुत किए जा रहे थे। जो लोग याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे उनके क्या तर्क हैं, क्यों वो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने के लिए बोल रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे, जानेंगे। और पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा भारतीय अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है उसे भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। और जानना भी चाहिए समाजवाद की पश्चिमी अवधारणा भारतीय अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है, उस पर भी बात करेंगे। और पंथ निरपेक्षता को आकार देने में भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका है, उस भूमिका को भी देखेंगे। और समाजवाद को आकार देने में भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका है उसे भी देखेंगे, हम लोग जानेंगे। देखिए हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने के लिए क्या तर्क प्रस्तुत किए गए थे। तो संविधान सभा द्वारा आशुकी थी 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। संविधान में के अनुच्छेद 18 में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल करने के प्रयासों को भी संविधान सभा ने इसी तरह अस्वीकार कर दिया था। तो जो ये याचिका लेकर गए हुए थे ना, उन्होंने कहा कि उस समय अगर अस्वीकार किया गया था तो बाद में क्यों जोड़ा गया। प्रस्तावना में संशोधन की तिथि, एक याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को शामिल करना असंवैधानिक था, क्योंकि इसे अपनाने की निश्चित तिथि 26 नवंबर 1949 थी और संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से 1976 से लागू किए गए थे। हालांकि न्यायालय ने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना जो सामाजिक आवश्यकताओं के साथ विकसित होता है और कहा कि इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्षता का समावेश इस प्रकार विकास को दर्शाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में वर्ष 1989 का संशोधन, याचिकाकर्ता ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्ष 1989 के संशोधन को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि राजनीतिक दलों को पंजीकरण के लिए समाजवादी और पंथ निरपेक्षता के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की आवश्यकता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। संविधान के भाग 3 को पढ़ते हैं ना, मौलिक अधिकारों की बात की गई है ना, उसी की बात हो रही है। अगर हम लोग पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा भारतीय अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है, अगर परिभाषा की बात करें, ये पहलू हो गए, पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा हो गई, पंथ निरपेक्षता की भारतीय अवधारणा हो गई। तो मुख्य रूप से इसका तात्पर्य पंथ निरपेक्षता का धर्म के मामलों में से राज्य का पूर्ण अलगाव है, पूरी तरह से अलगाव है। और भारत की परिप्रेक्ष्य में अगर देखें भारतीय अवधारणा, तो राज्य और धर्म के बीच पूरी तरह से अलगाव नहीं होता है। हमारे यहाँ सभी धर्मों के लिए समान सम्मान और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के में राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता है। उदाहरण के लिए मंदिर में प्रवेश को रोकना और 3 तलाक को अपराध बनाना। धर्म की भूमिका, तो धर्म को प्राय निजी मामलों में माना जाता है और राज्य से तटस्थ रहता है। ये कहाँ की बात हो रही है, ये आप देखिए कहाँ की बात की जा रही है, ये पश्चिमी उसकी बात हो रही है,
पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा की। और पंथ निरपेक्षता की भारतीय अवधारणा की बात करें तो राज्य विभिन्न धर्मों को मान्यता देने, उन्हें महत्व देने के साथ उनके सहअस्तित्व को बढ़ावा भी देता है। इसमें सरकार का दायित्व, तो आप देखेंगे कि पश्चिमी अवधारणा में सरकार पर किसी भी धर्म को समर्थन करने का कोई दायित्व नहीं है। लेकिन अगर भारतीय अवधारणा की बात करें तो सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करें, समाज में उनका उचित सम्मान भी सुनिश्चित करें। ये आप देखिए व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता, तो इसमें पश्चिमी अवधारणा राज्य के हस्तक्षेप के बिना धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान केंद्रित है। वहीं भारतीय अवधारणा की बात करें तो धार्मिक समुदायों के सामूहिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा की जाए। सांस्कृतिक संदर्भ, तो अक्सर आप देखिए धार्मिक संघर्ष के इतिहास वाले समाजों में विकसित है और जिसमें तटस्थता पर बल दिया गया है। ये पश्चिमी अवधारणा की बात हो रही है। भारतीय अवधारणा की बात करें तो यह विभिन्न धर्मों के बीच सहअस्तित्व के लंबे इतिहास वाले बहुलवादी समाज में विकसित है। शिक्षण संस्थान की बात करें तो पश्चिमी अवधारणा सरकारी स्कूल आमतौर पर पंथनिरपेक्ष होते हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। और भारतीय अवधारणा की बात करें तो स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को शामिल किया जा सकता है जिससे समुदाय की सांस्कृतिक विविधता प्रतिबिंबित होती हो। और देखिए समाजवाद की पश्चिमी अवधारणा भारतीय अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है, तो देख लीजिए। तो साकेंद्रण, तो आर्थिक समानता प्राप्त करने के क्रम में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक या सरकारी स्वामित्व पर बल देना, ये पश्चिमी अवधारणा है। भारतीय अवधारणा क्या है? संसाधनों की न्यायसंगत वितरण के माध्यम से लोकतांत्रिक समाज पर बल देना तथा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्व देना। आर्थिक संरचना, तो आप देखिए पश्चिमी अवधारणा की बात करें तो इसमें एक अनिवार्य नियोजन मॉडल शामिल है जहां राज्य प्रमुख उद्योगों को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से मार्क्सवादी या लेनिनवादी संदर्भ में। भारतीय अवधारणा की बात करें तो इसमें एक सांकेतिक नियोजन मॉडल शामिल है जहां राज्य सहयोग की भूमिका निभाता है और निजी क्षेत्र भी लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ग संघर्ष की बात करें तो पश्चिमी अवधारणा में इसमें सामाजिक परिवर्तन और क्रांति के लिए प्रेरक के रूप में वर्गों सर्वहारी बनाम पूंजीपति के बीच संघर्ष देखा जाता है। पूंजीवादी और समाजवादी एक दूसरे को अपना दुश्मन मानता है। भारतीय अवधारणा में देखें तो आप देखेंगे कि वर्ग संघर्ष की वकालत किए बिना सामाजिक न्याय के साथ हाशिए पर स्थित समुदायों के उत्थान पर बल दिया जाता है। और आप देखिए राज्य की भूमिका, तो पश्चिमी अवधारणा की बात करें तो राज्य अक्सर आर्थिक नियोजन और संसाधन आवंटन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से समाजवाद के अधिक कट्टरपंथी रूपों में। भारतीय अवधारणा की बात करें तो राज्य नियामक भूमिका में होता है, वह कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के साथ निजी उद्यमों उदारीकरण को प्रोत्साहित करता है। सांस्कृतिक संदर्भ, तो आप देखिए पश्चिम के औद्योगिक पूंजीवाद और शहरीकरण की प्रतिक्रिया में विकसित और अक्सर मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित है। और उपनिवेशवाद स्वतंत्रता तथा गहरी सामाजिक असमानता और विविध सांस्कृतिक पहचान को संबोधित करने की आवश्यकता के संदर्भ में विकसित है। वैश्वीकरण और व्यापार, इसमें वैश्वीकरण की आलोचना की जाने के साथ पूंजीवादी शोषण का एक रूप माना जा सकता है। और इसमें वैश्वीकरण का सामान्य समर्थन करते हुए भारत के लिए सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के साथ वैश्विक बाजारों से जुड़ने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। क्या दी गई? मान्यता दी गई है। ये आप देखिए पंथ निरपेक्षता को आकार देने में भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो सरदार ताहिरुद्दीन सैयदना साहब मामला 1962 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 धर्म की स्वतंत्रता से भारतीय लोकतंत्र की पंथ निरपेक्ष प्रकृति पर प्रकाश पड़ता है। केशवानंद भारती बनाम 1973। तो आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और मूल ढांचा सिद्धांत के अनुसार भारतीय संविधान के कुछ मुख्य तत्वों को बदला या हटाया नहीं जा सकता है। यार मुंबई बनाम मामला ये 1994 का है। इसमें न्यायालय ने कहा कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार से है। और आप देखिए कहा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष शब्द अनुच्छेद 25 से 28 के तहत संरक्षित मूल अधिकारों के अनुरूप है। इस्माइल फारूकी मामला 1994 का। इसमें न्यायालय ने माना कि किसी धार्मिक समुदाय से संबंधित किसी भी संपत्ति को राज्य द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए उचित मुआवजा देने के बाद अधिग्रहित किया जा सकता है। अरुणा रॉय मामला ये 2002 का है। इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पंथ निरपेक्षता का सार राज्य द्वारा धार्मिक मतभेदों के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव न करना। न्यायालय ने धार्मिक निर्देशक और धार्मिक शिक्षा या धर्म के अध्ययन के बीच अंतर किया। कहा कि धार्मिक शिक्षा अनुमेय है और वास्तव में वांछनीय भी है,
जबकि धार्मिक निर्देश पर प्रतिबंध है। अभिराम सिंह मामला ये 2017 का है और इसमें न्यायालय ने माना कि पंथ निरपेक्षता के लिए राज्य को धर्म से अलग रहने की आवश्यकता नहीं है और बल्कि इसे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है। और इसमें यह स्वीकार किया गया है कि धर्म और जाति समाज का अभिन्न अंग है और इन्हें राजनीति से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। कोई राजनीतिक उम्मीदवार या उसका एजेंट चुनाव के दौरान धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर प्रचार नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे भ्रष्ट आचरण माना जाता है। आरपीए की धारा 123(3) में कहा गया है। इस समाजवाद को आकार देने में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका देख लीजिए। तो केशवानंद भारती मामला ये 1973 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समाजवाद संविधान के मूल ढांचे का पहलू है, जिससे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका में देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी मामला 1977 का। इसमें न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि समाजवाद के तहत लोक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तर्क दिया गया कि राष्ट्रीयकरण या फिर अधिग्रहण का लक्ष्य लोक कल्याण और न्याय संगत धन वितरण होना चाहिए। मेनका गांधी मामला ये 1900 आप देखते हैं कि 78 का है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, ये जो सभी नागरिकों के लिए जीवन के उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के समाजवादी सिद्धांत हेतु आवश्यक है। मिनर्वा मिल्स मामला, ये सभी मामले जरूर याद रखिएगा। जब आंसर राइटिंग करेंगे, निबंध लिख रहे होंगे तो इनका भी उपयोग कर सकते हैं। वहां इस तरह के टॉपिक पर जब कुछ लिख रहे हैं तो उपयोग तो कर सकते हैं ना। 1980 में ये मिनर्वा मिल्स मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया और जिसमें कहा गया कि समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के क्रम में डीपीएसपी को राज्य की नीतियों का मार्गदर्शक होना चाहिए। संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मामला 1982 का। इसमें कोयला उद्योग को पुनर्गठित करने के साथ लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा के क्रम में राष्ट्रीयकरण को एक आवश्यक कदम बताया गया। और इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 31C के तहत विधिक संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 31C के तहत उन विधियों को विधिक संरक्षण मिलता है और जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वितरित किए जाएं। अनुच्छेद 39B और धन एवं उत्पादन के साधन जन सामान्य की हानि पर केंद्रित ना हो। अनुच्छेद 39C की बात हो रही है। तो ये कहानी है पूरा समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की। देखिए, अगर समाजवाद की बात करें तो ये एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। वहीं अगर हम धर्म पंथ निरपेक्षता की बात करें तो पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय होता है धार्मिक आधार पर समानता और धार्मिक सहनशीलता। इसका मतलब धर्म विहीन या धर्म विरोधी होना नहीं है। पंथ निरपेक्षता भारत के लोकतंत्र के आधार स्तंभों में से एक माना जाता है इसे। चलिए, अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।